अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एजेंसी से रिलेटेड। सेक्शन नंबर 203 से ऑनवर्ड आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 203 की, इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे कि आज इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को क्लियर कर जाएं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन कहाँ से इसका 203 से ऑनवर्ड। 203 क्या कहता है सेक्शन? कहता है व्हेन प्रिंसिपल मे रिवोक एजेंट्स अथॉरिटी। व्हेन प्रिंसिपल मे रिवोक एजेंट्स अथॉरिटी, कि कब आपका जो प्रिंसिपल है वो एजेंट्स की अथॉरिटी को रिवोक कर सकता है। तो हमारे पास 203 सेक्शन ने ये बताया द प्रिंसिपल मे सेव इज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन रिवोक द अथॉरिटी गिवन टू हिज एजेंट एट एनी टाइम बिफोर द अथॉरिटी हैज बीन एक्सरसाइज्ड बाइंड द प्रिंसिपल। तो कहता है कि आपका जो प्रिंसिपल है वो अपने एजेंट की अथॉरिटी को कभी भी मनसूख कर सकता है, कभी भी उसको खत्म कर सकता है कि बिफोर द ट्रांजैक्शन। बिफोर द ट्रांजैक्शन कैसे? कि अगर प्रीवियसली जो सेक्शन में बात की गई है, लास्ट प्रीवियस सेक्शन में हमने ये देखा था कि मिसाल के तौर पे अगर एक मिसाल है, आपका जो एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के एजेंट को वो एक काम देता है और वो काम पूरा नहीं कर सकता, या फिर एक्स कोई भी उसका रीजनेबल काज हो सकता है, उसकी वजह से वो उसको जो है नहीं पूरा कर पाता, तो वो जो है उसको टर्मिनेट कर सकता है। और वो उससे बिफोर टाइम भी कर सकता है, किसी भी टाइम पे कर सकता है। क्या कह रहा है ये? किसी भी टाइम पर हैज बीन एक्सरसाइज्ड बाइंड द प्रिंसिपल। उसके बाद सेक्शन 204, सेक्शन 204 क्या कहता है? सेक्शन 204 ये कहता है कि रिवोकेशन वेयर अथॉरिटी हैज बीन पार्शियली एक्सरसाइज्ड। पार्शियली एक्सरसाइज्ड कहता है कि मिसाल के तौर पे अगर जो एजेंट है उसने अपनी जो ट्रांजैक्शन है या फिर कोई भी उसको एक काम दिया गया एजेंट की तरफ से, उसने पार्शियल एक्सरसाइज किया, आधा किया आधा वो करने जा रहा था, तो तब वो उसको रिवोक नहीं कर सकता। जब वो पूरा उसके करने से पहले वो उसको रिवोक कर सकता है। अब मिसाल के तौर पे कि अगर मैं अपने जो है एजेंट को ये कहूँ कि भाई आपने क्या करना है कि आपने ये काम नहीं करना, ठीक है, ये मैंने उसको टर्मिनेट कर दिया, मैंने उसको रोक दिया। लेकिन अगर मैं वो जो है बेचारा आधा कर चुका है और मैं उसको ये कहूँ कि आपने पूरा ही नहीं करना, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। उस ट्रांजैक्शन से पहले मैं उसको रोक सकता हूँ, उस ट्रांजैक्शन के बाद नहीं रोक सकता, और आधी होने के बाद भी नहीं रोक सकता। उसके बाद कंपनसेशन ऑफ रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल और रेम्यूनरेशन बाय एजेंट। कह रहा है कि कंपनसेशन की बात कर रहे हैं कि कंपनसेशन क्या दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो ये कह रहा है कि वेयर देयर इज एन एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, दैट द एजेंसी शुड बी कंटिन्यूड फॉर एनी पीरियड ऑफ टाइम, कि जो एजेंसी है वो इस टाइम पीरियड तक कंटिन्यू रहेगी। द प्रिंसिपल मस्ट टेक कंपनसेशन टू द एजेंट और द एजेंट टू द प्रिंसिपल एज द केस मे बी टू एनी प्रीवियस रिवोकेशन और रेम्यूनरेशन ऑफ द एजेंसी विदाउट सफिशिएंट काज। 205 किसकी बात कर रहा है? कंपनसेशन। अब ये कंपनसेशन क्या होती है? मुआवजा। देखिए मिसाल के तौर पे क्या हुआ कि आपका जो एजेंट है, आपने एजेंट को कहा कि ये काम कर दो, और उसने वो काम करने वो जा रहा था, उसने आधा काम कर दिया। आप उसको कहते हैं कि आप ये काम नहीं करना, आपने रिवोक कर दी, रिवोकेशन कर दी। अब एक बिना किसी रीजनेबल काज के, बिना किसी वजह के आप उसको रिवोक करते हैं, तो अगर उसका वैलिड रीजन है, अगर उसका टाइम लगा है वो काम करने में, तो आप उसको कंपनसेट करेंगे, आप उसको मुआवजा देंगे। अगर नहीं लगा, अगर उसकी कोई मिस्टेक है, तो वो आपको मुआवजा देगा। ठीक है, ये हमें किसने क्लियर किया? सेक्शन 205 ने। उसके बाद आते हैं सेक्शन 206 की तरफ, जो कहता है नोटिस ऑफ रिवोकेशन और रेम्यूनरेशन। जब रिवोकेशन होगी, रिवोकेशन मतलब कि आप अपने एजेंसी को मनसूख कर रहे हैं, तो आप उसके लिए क्या देंगे? एक नोटिस देंगे। विदाउट नोटिस ये नहीं होगी। नोटिस किस तरीके से? कि उसको आपने एक नोटिस दे दिया कि भाई आपने ये काम नहीं करना फर्दर। उसके बाद सेक्शन 207 क्या कहता है? सेक्शन 207 सिंपली ये कहता है आपको कि रिवोकेशन एंड रेम्यूनरेशन में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ये पहले भी डिस्कस करके आ चुके हैं कि आपकी जो रिवोकेशन है वो एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। मैं उसको कहूँ कि मेरी गाड़ी बेच दो,
और जैसे ही गाड़ी बेचने के लिए जा रहा होता है, मैं उस अपनी गाड़ी की चाबी जो उससे लेके अपने पास रख लेता हूँ। ये मैंने क्या किया, इम्प्लाइड किया। अदरवाइज अगर मैं उसको बाय वर्ड्स कहूँ तो ये क्या है, ये एक्सप्रेस है। उसके बाद कहता है व्हेन टर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी टेक्स इफेक्ट एज टू एजेंट एंड एज द थर्ड पर्सन, कि इसका इफेक्ट क्या होगा थर्ड पर्सन पे। तो कहता है द टर्मिनेशन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ एन एजेंट डज नॉट सो फॉर रिगार्ड एज द एजेंट टेक इफेक्ट बिफोर इट comes known to him as far as the regards third person before it comes known to him, कि तीसरे पर्सन पर, तीसरे शख्स पर इफेक्ट नहीं डालेगी ये। कि आपने तीसरे शख्स को, जिसको आप डिलीवरी करने जा रहे थे, अगर आप रिवोक करते हैं तो उसके नॉलेज में भी ये बात आएगी। कैसे? अब देखें, इस सेक्शन को समझें थोड़ा। अगर सेक्शन समझ में नहीं आता फिर आप जाते हैं इलस्ट्रेशन की तरफ, फिर आप जाते हैं उसकी एग्जाम्पल की तरफ। कह रहा है कि द टर्मिनेशन ऑफ द अथॉरिटी, जब आपकी अथॉरिटी टर्मिनेट होने जा रही है, यानी कि उसके एजेंट की जो अथॉरिटी है वो उसको मनसूख करने के लिए जा रहा है, ऑफ द एजेंट डज नॉट, नहीं करता, सो फॉर एज रिगार्ड द एजेंट, जहां जहां तक बात है एजेंट की, टेक इफेक्ट बिफोर इट कम्स नोन टू हिम, तो ये उसकी नॉलेज में जब आप बात आ गई तो वो उसको खुद टर्मिनेट कर देगा, मतलब कि वो रुक जाएगा। उसके बाद सेक्शन नंबर 209 कहता है कि एजेंट्स ड्यूली और टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय प्रिंसिपल डेथ और इंसेनिटी, कि जब आपका एक प्रिंसिपल है या आपका एजेंट है, उसकी ऑटोमेटिकली कब, बाय लॉ, अगर हम कहें बाय लॉ, कब जो है टर्मिनेट होगी। तो 209 ने हमें बताया कि या तो उसकी डेथ हो जाए, या तो वो अनसाउंड माइंड हो जाए, या तो उसकी प्रिंसिपल या एजेंट की डेथ हो जाए या अनसाउंड माइंड हो जाए। व्हेन द एजेंसी इज टर्मिनेटेड, द प्रिंसिपल डाइंग और बिकम द अनसाउंड माइंड, द एजेंट इज बाउंड टू टेक एजेंट्स ड्यूटी टू टर्मिनेट ऑफ एजेंसी। तो यहाँ पर जो एजेंट है, जब प्रिंसिपल की डेथ हो जाएगी, अनसाउंड माइंड हो जाएगा, जो आपका एजेंट है वो उसको रिवोक कर देगा, उसको मनसूख कर देगा। उसके बाद क्या कह रहा है, एजेंट्स ड्यूटी टू प्रिंसिपल, कि एजेंट की क्या ड्यूटी है प्रिंसिपल की जानिब। पहले हमने क्या बताया, हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि आपका जो एक प्रिंसिपल है वो किस तरीके से एजेंट को रोक सकता है। अब बात कर रहा है कि जो आपका एजेंट है उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं अपने प्रिंसिपल, अपने मालिक के लिए। कहता है कि द एजेंट इज बाउंड टू कंडक्ट द बिजनेस फॉर हिज प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द डेलीगेंस गिवन। 211 क्या कहता है, ड्यू डेलीगेंस, वर्ड क्या रखना है, ड्यू डेलीगेंस, कि जब आपका प्रिंसिपल अपने एजेंट को कोई भी काम देगा तो वो जो आपका एजेंट है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा उस काम को सरअंजाम देने के लिए। अब देखें, कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो हद से ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, वो उस काम को ऐसा समझते हैं जैसा उनका ज़ाती काम है। तो आपका जो एजेंट है, वो एजेंट अपने प्रिंसिपल के काम को ऐसा ही समझेगा जैसा उसका खुद का काम है, एजेंसी उसकी खुद की है। उसके बाद 212 कह रहा है स्किल एंड डेलीगेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम एजेंट, स्किल एंड डेलीगेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम एजेंट। अगर एक मिसाल है कि कोई ऐसा काम है जिसमें एजेंट की स्किल, उसकी कोई महारत लग रही है, या फिर उसकी कोई डेलीगेंस, उसका कोई पर्सनल, उसकी कोई फिजिकली एनर्जी लग रही है, तो वो अपनी पूरा वो जो है ड्यूटी सर अंजाम देगा, अपनी पूरी स्किल को शो करेगा। उसके बाद एजेंट्स अकाउंट्स, एन एजेंट इज बाउंड टू रेंडर प्रॉपर अकाउंट्स टू द प्रिंसिपल ऑन डिमांड। कह रहा है कि 213 ने क्या कहा, एजेंट्स अकाउंट, कि एजेंट बाउंड है कि अपने मालिक के लिए जो वो काम कर रहा है, जो भी कमा रहा है, वो किसको दे, उसका सारा का सारा हिसाब किताब अपने प्रिंसिपल को पेश करे। उसके बाद 214 क्या कहता है, 214 सिंपल ये कहता है आपका कि एजेंट्स ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल, एजेंट की क्या ड्यूटी है कि वो अपने मालिक के साथ कम्युनिकेट कर सके या ना कर सके। इट इज द ड्यूटी ऑफ द एजेंट इन केसेस ऑफ डिफिकल्टी टू यूज ऑल रीजनेबल डेलीगेंस और कम्युनिकेशन विद हिज प्रिंसिपल। एजेंट्स ड्यूटी टू कम्युनिकेट विथ प्रिंसिपल, क्या जहां पर उसको ऐसा लगता है कि भाई अब मैं ये काम मुझसे जोर है, मैं ये काम नहीं कर सकता, अब मैं इस कंडीशन में क्या करूं। कोई मार्केट में कोई मसला आ गया, कोई किसी भी किस्म का कोई भी मसला आ सकता है, तो वहां पर अगर जो आपका एजेंट है वो देख रहा है कि अब मेरे से काम जोर हो चुका है, अब मालिक को बुलाना पड़ेगा, मालिक से मशवरा लेना पड़ेगा, तो वहां पर वो मालिक से मशवरा भी लेगा, उससे कम्युनिकेट भी करेगा।
उसके बाद 215 क्या कहता है, 215 ने ये बात की कि राइट ऑफ प्रिंसिपल व्हेन एजेंट डील्स ऑन हिज ओन अकाउंट, कि if the agent deals on his own account in the business of the agency without first obtaining the consent of the principal and accounted from him with all material circumstances which have come in on knowledge, the principal may repudiate the transaction if the case show either that may material fact has been dishonestly concealed from him by the agent or the dealing of the agent have been disadvantageous to him। कह रहा है कि मिसाल के तौर पे अगर जो आपका एजेंट है वो अपने मालिक से पूछे बिना ही अपने अकाउंट में से कोई खर्च कर लेता है उसके एजेंसी में, तो जो मालिक है वो उसको पे करेगा, और मालिक ये देखता है कि हाँ भाई इसने खर्च किया है तो वो उसको पाबंद है उसको पे करने का, अगर वो नहीं पे करता तो वो उस ट्रांजैक्शन को रोक भी सकता है आपका एजेंट। उसके बाद 216 कह रहा है प्रिंसिपल्स राइट टू बेनिफिट गेन्ड बाय एजेंट डीलिंग ऑन हिज own account in business of agency if any agent without the knowledge of his principal deals in the business of the agency in his own account instead of account of his principal, the principal is entitled to claim the agents may benefit which may have resulted to him from the transaction। कह रहा है कि अगर एक मिसाल है कि एक एजेंट है, वो एजेंट जो है अपनी मालिक की मर्जी के बिना मालिक के पैसों की जगह अपने पैसे लगा लेता है। अब जब मालिक के पैसों की जगह वो अपने पैसे लगा लेता है, उस पैसों पे जो भी उसका इंटरेस्ट, जो भी उसका फ़ायदा होता है, तो वो कहता है कि मैंने तो अपने पैसे लगाए हैं। तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि मालिक उसको ये कहेगा कि आप मेरी जगह पे काम कर रहे हैं, तो आप चाहे अपने पैसे लगाएँ, चाहे मेरे पैसे लगाएँ, आप मुझसे अपने पैसे ले लीजिए, उसके ऊपर जितना भी आपने कमाया है, उसके ऊपर जितना भी आपने बेनिफिट हासिल किया, वो सारा का सारा मैं क्लेम कर सकता हूँ, यानी कि प्रिंसिपल क्लेम कर सकता है। उसके बाद 217 कह रहा है एजेंट्स राइट टू रिटेन आउट ऑफ सम्स रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल अकाउंट। अब एजेंट्स का राइट क्या है, कह रहा है एन एजेंट मे रिटेन आउट ऑफ एनी सम्स रिसीव्ड ऑन अकाउंट्स ऑफ द प्रिंसिपल in the business of agency all money is due to himself in respect of advantage made in expenses properly incurred by him conducting such business, also such remuneration may be payable to him for acting as agent। अब मैंने एक एजेंट अपॉइंट किया, अब मैंने उस एजेंट को ये कहा कि मैं जा रहा हूँ यूरोप और आप मेरी बिजनेस को देख लें। अब जब वो मेरे बिजनेस को डील कर रहा है, वो क्या करता है कि वो अपने उसके बाद पैसे कम पड़ गए तो वो क्या करता है, वो अपने कुछ एक्सपेंसेस खर्च कर लेता है अपनी तरफ से, अपनी जेब से कुछ खर्चा लगा लेता है उस एजेंसी के ऊपर। मैं वापसी आता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये तो आपने किया है, आपने अपनी रजामंदी से किया है और मैं तो आपको वापस नहीं दूंगा। तो जो एजेंट है वो उस एजेंसी की कुछ चीज़ें अपने पास रिटेन कर सकता है। रिटेन का मतलब क्या होता है, अपने पास रख सकता है कि जब तक उस जगह का मालिक, जो एजेंट, जो आपका प्रिंसिपल है, वो उसको वापस उसके पैसे ना दे दे। उसके बाद कह रहा है वेन एजेंट्स रेम्यूनरेशन बिकम ड्यू, कि एजेंट्स के रेम्यूनरेशन, एजेंट्स के जो मुआवजा है वो कब ड्यू होगा अपने मालिक की तरफ। इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट is due to the agent until the complete of such act, but an agent may detain money received by account of goods sold through the whole of the goods to him for sale may not have been sold and through the sale may not be actually complete। जब तक उसकी सेल कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक वो अपने मालिक से मुआवजा क्लेम नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे उसके मालिक ने कहा कि आप ये सारे के सारे गुड्स बेच के आए, फिर मैं आपको आपका हिस्सा दे दूंगा, और वो आधे बेचता है, कहता है मेरा मुझे हिस्सा दे दें, बाकी कल बेचूंगा। ऐसा नहीं होगा जब तक वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा है कि ये सारा बेचेगा, ये एक्सप्रेस है, इम्प्लाइड है, एक्सवाइजेड, तो फिर वो पाबंद है उस अपने मालिक की बात को फॉलो करने के लिए। प्रिंसिपल की बात यहाँ पर रखी जाएगी। एजेंट्स नॉट इंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन फॉर बिजनेस मिसकंडक्टेड, एजेंट जो है अगर कोई मिसकंडक्ट कर देता है, मिसकंडक्ट का क्या मतलब है, मिसकंडक्ट का मतलब ये कि उसको कोई काम दिया गया और वो उल्टा काम कर देता है, उसको कहा गया कि ये काम करके आओ और वो बेचारा करके कुछ और आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर वो उसने मिसकंडक्ट किया तो उसको रेम्यूनरेशन, उसको मुआवजा नहीं मिलेगा। 220 हो गए। अब आ जाए 221 की तरफ। 221 क्या कहता है, एजेंट्स लेन ऑन प्रिंसिपल प्रॉपर्टी, क्या एजेंट जो है अपने मालिक की प्रॉपर्टी के बदले कुछ अपने मालिक की प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकता है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट द एजेंट इज इंटाइटल्ड टू रिटेन गुड्स। यहाँ भी वही बात कर रहा है, घुमा फिरा के देखें, बात वही घूम फिर के वही आ रही है कि अपने मालिक की प्रॉपर्टी को भी रिटेन कर सकता है कि भाई जब तक आप मेरा हिस्सा नहीं देंगे, जब तक आप मेरा मुआवजा नहीं देंगे, तब तक मैं आपकी इस प्रॉपर्टी को रिटेन करूंगा। उसके बाद प्रिंसिपल ड्यूटी टू एजेंट। अब आती है कि प्रिंसिपल की क्या ड्यूटीज हैं अपने एजेंट की तरफ। कह रहा है कि एजेंट टू बी इंडेमनिफाइड अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉफुल एक्ट, कि एजेंट जो है वो क्या करेगा, द एम्प्लॉय ऑफ एन एजेंट इज बाउंड टू
indemnify his against such consequences of lawful acts done by such agent in exercise of authority conferred upon him, कि उसको अगर कोई कानूनी काम कहा गया है तो वो सारे के सारे एक्ट करेगा। उसके बाद सेक्शन 223 कह रहा है एजेंट टू बी इंडेमनिफाइड अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्ट डन इन गुड फेथ। क्या जहाँ पर एजेंट को कोई काम दिया गया और उस बेचारे ने गुड फेथ के अंदर अपने जो है बिना किसी रॉन्ग इंटेंशन की वजह से, यानी कि कोई उसकी कोई ख़राब इंटेंशन नहीं थी, उसकी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी मालिक का नुकसान करने की वजह से, और वो मालिक का नुकसान कर बैठता है, गुड फेथ में कोई काम करता था और मालिक को कोई लॉस होता है, तो वहाँ पर एजेंट जो है पे नहीं करेगा। नॉन लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय ऑफ एजेंट टू बी क्रिमिनल एक्ट। नॉन लाइबिलिटी की बात करें कि यहाँ पर अगर मालिक के बिहाफ पे अगर कोई एजेंट कोई काम करता है तो अगर क्रिमिनल लाइबिलिटी की बात आ जाएगी कि भाई ये तो जुर्म है, तो वो देखें किसकी बिहाफ पे कर रहा है, वो कर रहा है अपने मालिक के बिहाफ पे। तो यहाँ पर क्या होगा, वेयर वन पर्सन एम्प्लॉयड अनदर टू डू एन एक्ट विच इज क्रिमिनल, द एम्प्लॉय इज नॉट लाइबल टू द एजेंट either upon the express or implied promise indemnify his agents or consequences of the act। कि मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी को ये कहूँ कि आप ये जुर्म करके हैं, अगर वो जुर्म है, तो मेरे एजेंट जब वो जुर्म करने जा रहा है उसकी नॉलेज में बात है कि ये जुर्म है, तो जब वो जुर्म करने के लिए जा रहा है और वो जुर्म कमिट कर देता है तो फिर मैं लायबल नहीं हूँ। लेकिन अगर उसकी नॉलेज में बात नहीं है कि वो एक जो काम मैं कर रहा हूँ वो एक जुर्म है और मेरा मालिक मुझसे एक जुर्म करवा रहा है, तो फिर मैं लायबल हो गया। उसके बाद कह रहा है कंपनसेशन टू एजेंट इंजरी काज्ड प्रिंसिपल निगलेक्ट। अब देखें क्या होता है कि मैं अपने एजेंट को कहता हूँ कि यार वो लाइट का स्विच ऑन करके आओ, अब मेरी नेग्लिजेंस की वजह से मेरा जो एजेंट है उस बेचारे को करंट लग जाता है बोर्ड से और वो जो है बेड पे आ जाता है। तो इस कॉन्सिक्वेंसेस पर इस कंडीशन पर मैं लायबल हूँ कि मैं उसको कंपनसेट करूँगा, मैं उसको उसकी जो है केयर करूँगा। इफेक्ट ऑफ एजेंसी ऑन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बाय विथ थर्ड पर्सन, यहाँ पर थर्ड पर्सन की बात हो रही है। 226 कह रहा है कि इन्फोर्समेंट और कॉन्सिक्वेंस ऑफ एजेंट्स कॉन्ट्रैक्ट entered into through an agent, an obligation arising from acts done by an agent may be enforced by same manner and will have the same legal consequences। कह रहा है कि जब थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो अगर एजेंसी में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो रहा है तो वो भी ऐसा का ऐसा ही होगा जैसा कि एजेंट के साथ आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है। मतलब कि सेम वही की वही लाइबिलिटीज उसके ऊपर इन्फोर्स की जाएंगे जो आपने अपने एजेंट पर की है। ये हमें किसने बताया, ये हमें बताया सेक्शन 226 के अंदर। अब वैसे अगर जनरली देखा जाए तो इसके अंदर सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 238 तक है, लेकिन आगे में क्यों नहीं पढ़ा रहा, आगे पढ़ा ना पढ़ाने का रीज़न ये है कि आगे के जितने भी सेक्शन है वो ना तो आपके जुडिशरी में काम के हैं और ना ही आपके एलएलबी के अंदर किसी भी फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपके ये नहीं काउंट होते। खैर कहने का सिंपली मकसद ये था कि अब आपने करना क्या है। अब हमने ऑलमोस्ट इसके जितने भी सेक्शंस थे वो कवर अप कर लिए हैं। अब आपने सिंपल ये करना है कि जो नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर करूँगा उन नोट्स से आपने प्रिपरेशन करनी है। अब वो प्रिपरेशन किस तरीके से होगी, जो स्केच है एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का स्केच आपने अपने माइंड के अंदर रखना है। कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आपके क्लियर करा दिए डायरेक्ट से कि क्या किस किस सेक्शन का क्या क्या कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि सर हमें ये सेक्शन समझ में नहीं आया, ये सेक्शन समझ में नहीं। खैर अगर ऐसा भी होता है तो मैं आपको दोबारा भी गाइड कर दूंगा उस हवाले से। अब यहाँ पर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने नोट्स को एक बार गो थ्रू करना है, एक बार बैरक को गो थ्रू करना है, एक बार लेक्चर को गो थ्रू करना है। उसके बाद भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आता फिर आपने मुझसे कॉन्टैक्ट करना है। और इसके अलावा आपने क्या करना है कि डेली बेसिस पर 25 से 30 सेक्शंस का हम टेस्ट लेंगे और उस टेस्ट के अंदर जो भी बच्चा टेस्ट नहीं देगा तो उसके ऊपर फाइन इम्पोज की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन रेज होता है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।